Hello everyone, I'm architect Nayandi. We all love to add architect before our name, है ना? At least I do because it saves me a lot of explanations. Here on the slide you can see some disturbances there. Actually, we architects do this on purpose. This is part of our design mentality that we do things that grabs attention. Wait, this is called highlighting something. It's one of the principles of design. So today's syllabus is about architecture. What is the universal syllabus of architecture and how it affects all type of exams related to architecture. So first of all, what do architects do? Like this is a structure. So this is what architects do. Do they make structure? No, architects don't make structure. Civil engineer makes structure, or a structural engineer, to be specific, make structures. Then what do architects do? Architects design human experience. Like this structure is created by, okay, let me draw. This structure is created by a civil engineer. What was the part of the architect? Architect decided how the human inside my structure is going to feel and took decisions that how the structure will look or function. Like here you can see a ramp. Okay. So who decided this? Architect decided this, that yeah, here will be ramp instead of सीढ़ी, the staircase. क्यों? ताकि व्हील चेयर जा सके. तो एक्सपीरियंस चेंज हुआ ना. अगर एक नॉर्मल आदमी है जो स्पेशली एबल्ड नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी तो एक्सपीरियंस चेंज हुआ. प्लस ये स्ट्रक्चर बैरियर फ्री हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया. अब कोई भी बिना फिक्र के रैंप पे चल सकता है, जा सकता है, बीट ब्लाइंड, बीट व्हील चेयर. ओके, आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया इस डिसीजन ने. ह्यूमन एक्सपीरियंस चेंज किया. ओके, लाइक दिस इज द मटेरियल यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर. तो ये जो मटेरियल है, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर मिलकर डिसाइड करेंगे. फैब्रिकेशन स्पेशली आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा, पर कौन सा मटेरियल, इस कितने अमाउंट में, किस रेशियो में कौन सा मटेरियल से स्ट्रक्चर बनेगा कि लोड ले सके, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करेगा. लेकिन आर्किटेक्ट क्या डिसाइड करेगा कि ये जो भी मटेरियल है, जो भी आउटसाइड मटेरियल है, ये जो भी मटेरियल है, उसके अंदर जो मेरा ह्यूमन है, वो जो ब्रीथ कर रहा है, उसको प्योर एयर कितनी मिल रही है, कितना केमिकल इन्वॉल्व एयर मिल रहा है. समझ रहे हो? तो ह्यूमन जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो ह्यूमन के सेंसेस पे काम करते हैं. कौन कौन से सेंसेस होते हैं? टेस्ट होता है, स्मेल होता है, विजन होता है, हियरिंग होता है, एंड सेंसेशन होता है. ओके, सो आर्किटेक्ट्स जो भी बनाते हैं उसका ओरिजिन ह्यूमन के सेंसेस होते हैं, और जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं आर्किटेक्ट जो डिजाइन करते हैं, वो उसका आउटकम होता है. सिविल इंजीनियरिंग में ये नहीं होता है. सिविल इंजीनियरिंग लोड फोकस्ड है, फोर्सेस फोकस्ड है, जैसे अर्थक्वेक, विंड फोर्स, लोड कितना ले सक रहा है, नहीं ले सक रहा है. ओके, उनको मतलब नहीं है ह्यूमन अंदर कैसा फील कर रहा है, उनको मतलब है कि इतने ह्यूमन का लोड ले पा रहा है. ठीक है. सो आर्किटेक्ट्स डील विथ आर्किटेक्चर मीन्स ह्यूमन एक्सपीरियंस सेंसेस. दिस इज द ओरिजिन ऑफ आर्किटेक्ट. चाहे आप अलग अलग मटेरियल से आर्किटेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट करते देखे, या फिर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाते देखे, मतलब डिजाइन करते देखे कि ग्रीन स्ट्रक्चर होगा या फिर वर्नैकुलर होगा. ये सब क्या है? एक ह्यूमन को देने वाले एक्सपीरियंस है. क्योंकि अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस अगर मेन ओरिजिन नहीं होता तो सेम स्ट्रक्चर ही आर्किटेक्ट बनाता रहता ना बार बार. सेम, क्योंकि उसको ह्यूमन को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा है. उसको बस रहना है, उसमें सोना है, उठना है, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में ऑफिस चले जाना, ये होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आर्किटेक्ट काम कर रहा है तो आर्किटेक्ट का मेन काम होता है स्ट्रक्चर इन्वेंट करना, सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना नहीं. हर बार एक नया टाइप का स्ट्रक्चर लाना, हर बार एक नया टाइप का ह्यूमन एक्सपीरियंस लाना, दैट इज इन्वेंशन. सो आर्किटेक्ट्स होता कौन है? आर्किटेक्ट में क्या क्या क्वालिटी होती है? बहुत सारी क्वालिटी होती है. क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें आप रह रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या
आईएएस हो या मरीन इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप रह रहे हो ना एक स्ट्रक्चर में, तो आपकी जो जरूरतें वो स्ट्रक्चर में पूरी हो रही है। अब हॉस्पिटल बनते हैं तो हॉस्पिटल में अलग तरीके की जरूरत होती है स्ट्रक्चर की, मॉल में अलग तरीके की स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो दोनों की इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को होना जरूरी है, क्योंकि बनाएगा तो वही। तो आर्किटेक्ट को हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ फील्ड की 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सारे फील्ड्स मैंने नोट किए हैं, जैसे 5 फील्ड जो मेनली आर्किटेक्ट को 50% नॉलेज होना ही चाहिए, एंड बाकी सारे फील्ड्स के 20% वो रख सकता है। तो एक हो गया एनवायरमेंटलिस्ट, सस्टेनेबिलिटी, जो बहुत ज्यादा अभी कॉमनली आपको सुनने मिलता होगा। दूसरा हो गया स्कल्प्टर, तीसरा इन्वेंटर ऑफ स्ट्रक्चर, फोर्थ साउंड इंजीनियर, फिफ्थ साइकोलॉजिस्ट। सो पहले हम स्कल्प्टर समझते हैं। आर्किटेक्चर स्कल्पचर ही तो होता है। आप एक छोटा स्कल्पचर बनाते हो, आर्किटेक्चर क्या है? बड़ा बिल्डिंग, बड़ा स्कल्पचर। ओके, तो जब बड़ा स्कल्पचर आ जाता है तो उसमें लाइव लोड भी आ जाता है, मतलब डेड लोड तो होता ही है, जो भी पत्थर हो, जो भी मटेरियल हो, ठीक है, डेड लोड तो होता ही है, प्लस उसमें फंक्शनिंग होने लगती है, ह्यूमन मूवमेंट होने लगता है, तो लाइव लोड आने लगता है। ठीक है, तो लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोड कैलकुलेशन होता है। तो वही आर्किटेक्ट जो स्कल्प्टर होता है वो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ मिलके इस स्कल्पचर को इन क्या बोलते हैं उसको, अंजाम देता है। ओके, सो हेयर यू कैन सी आर्किटेक्चर है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कल्पचर का पार्ट। स्कल्पचर का पार्ट मतलब ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े स्कल्पचर से ही मिलके तो बना है। ओके, आप सोचेंगे ये तो एंशियंट टाइम में था, करंट टाइम में नहीं है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि उसी चीज को मॉडिफाई करके हम आज यूज कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए, स्कल्पचर ही तो है। स्कल्पचर कौन सा पार्ट है इस स्ट्रक्चर का जहां आप स्कल्पचर नहीं नोटिस कर रहे हैं? और सबसे बड़ा एग्जांपल खजुराहो का टेम्पल, पूरा टेम्पल एक एक सेंटीमीटर, एक एक स्कल्पचर ही तो है, एंड दैट इज मैग्निफिसेंट वर्क। इनफैक्ट एंशियंट इंडिया का जितने भी आप आर्किटेक्चर लेंगे दैट इज स्कल्पचर। आपको मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखेंगे 2D में। इंडियन आर्किटेक्चर में आपको बहुत ज्यादा फ्रैक्टल ज्योमेट्री दिखेंगे 3D में। फ्रैक्टल ज्योमेट्री मुगल में भी दिखेंगे पर 2D में, और इंडियन में जो आपको दिखेंगे वो स्कल्पचर वे में दिखेंगे 3D में, फ्रैक्टल ज्योमेट्री। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या है, स्कल्पचर ही तो है, फ्रैक्टल ज्योमेट्री है। ये देखो आप, ये बड़ा सा ट्राइंगल और इसके अंदर खूब सारे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स। अगेन आप कोई भी ऐसे टेम्पल उठा लो, आपको एक ट्राइंगुलर फॉर्म दिखेगा, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको माउंटेन का फॉर्म दिखेगा। ये भी आप देखो, ये ट्राइंगल है, और है क्या? ये स्कल्पचर है। अगर आप मेगा ज्योमेट्री देखोगे तो ये ट्रायंगुलर स्कल्पचर है। अब माइन्यूट ज्योमेट्री देखोगे तो आपको इसमें अलग अलग ढंग के टेक्सचर्स दिखेंगे, अलग अलग तरीके के स्कल्पचर्स दिखेंगे। तो मोस्टली इंडियन टेम्पल्स की जो मेगा ज्योमेट्री होती है, स्कल्पचर वे में मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर होती है। ये दूसरे एंगल से फोटो लिया हुआ है टेम्पल का, पर ये भी देखो, ये भी आपको ट्रायंगल दिखेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, पर माइन्यूट ज्योमेट्री जो होती है वो अलग होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेगा ज्योमेट्री मोस्टली इंडियन टेम्पल्स की ट्रायंगुलर होती है, माइन्यूट ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। नाउ कमिंग टू इन्वेंटर। ओके, हाउ आर्किटेक्ट इन्वेंटर्स होते हैं? एक्चुअली आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इन्वेंटर होते ही हैं, क्योंकि आप सोचो ना, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो लेबर बनाता है, ठीक है, तो अगर आपको सेम टू सेम दूसरी बिल्डिंग बनानी होगी तो आर्किटेक्ट से अच्छा तो आप लेबर को बोल दो, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली एक एक ईंट डाल के वो बिल्डिंग बनाई है, उसको ज्यादा बेटर पता है। ठीक है, तो जब तक आपको कुछ नया नहीं चाहिए होता है, कुछ अपनी पर्सनैलिटी से मैचिंग नहीं चाहिए होता है, यू डोंट नीड एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ऑलवेज इन्वेंट्स, ऑलवेज। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वेंटर हर चीज को कैसे देखता है। वो कभी भी होल फॉर्म में चीजों को बाद में देखता है, उसको ब्रेक डाउन करके माइन्यूट फॉर्म में पहले देखता है। तो जो अभी के लिए हम सबसे माइन्यूट फॉर्म मान लेते हैं, सॉलिड, फ्लूइड और गैस।
वो हर स्ट्रक्चर को इसमें क्लासिफाई करता है, चाहे वो एंशियंट स्ट्रक्चर हो, प्रेजेंट में स्ट्रक्चर हो या फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ये एक कॉमन क्राइटेरिया है हर एरा के स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो हम मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, solid molecules. When the human senses is cut off from interacting with the surrounding or nature, when your only place to look is look within. Okay, सॉलिड स्ट्रक्चर्स जनरली वो होते हैं जो उसमें जिस बिल्डिंग में आप जाएंगे और आप बाहर की चीजों से इंटरेक्शन भूल जाएंगे। आगे में एग्जांपल देखेंगे। फ्लूइड फॉर्म ये वो होते हैं, इट्स फॉर्म डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्री, डिपेंडेंट और ज्योमेट्री डिपेंडेंट। मतलब जो स्ट्रक्चर का फॉर्म, जैसे अभी आपको मैंने मंदिर के दिखाए तो ट्राइंगुलर था, फिर माइन्यूट ज्योमेट्री थी, तो वो फॉर्म पे डिपेंडेंट है। ओके, और फ्लूइडिटी मैथमेटिक्स होती है पूरी, होती तो तीनों ही मैथमेटिक्स है, पर फ्लूइडिटी मोस्टली रिदम होता है, और रिदम हमेशा ही फ्रैक्टल ज्योमेट्री होता है, क्योंकि रिदम नेचर का मैथमेटिक्स है। टेसेलेशन ह्यूमन बींग्स का मैथमेटिक्स है डिजाइन में, पर फ्रैक्टल ज्योमेट्री नेचर से आया है। ओके, सो फ्लूइड इट इज द sorry for the spelling, transition achieved as a result of removing solid or rigid layers. Okay, अभी हम समझेंगे। गैस इट्स मटेरियल डिपेंडेंट, इट रिमूव्स द बैरियर बिटवीन ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट। सो नाउ यू कैन सी अ स्ट्रक्चर ओवर हेयर। तो इसमें आप फ्लूइड फॉर्म देख पा रहे हो क्या? मतलब फ्रैक्टल ज्योमेट्री आप समझ गए होगे, इसमें फ्रैक्टल ज्योमेट्री देख पा रहे हो, रिदम देख पा रहे हो, वो ट्राइंगुलर देख पा रहे हो, पर वो आ कहाँ से रहा है? अब देखो, ये आप शिवलिंग शिवलिंग मानो एक, ठीक है, इसको आप शिवलिंग मानो। हम जल प्रवाह करते हैं शिवलिंग पे, तो ये पॉइंट सोर्स, दिस पॉइंट इज द सोर्स ऑफ वाटर। तो हम जब पानी गिराते हैं तो पानी का फ्लो ऐसे ही तो आता है, ट्राइंगुलर वे में ही तो आता है। तो कैन यू सी दिस? द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर। ये जो मेगा ज्योमेट्री है, दैट इज फॉर्म ऑफ वाटर, दिस ट्राइंगल। और जो ये एंट्रेंस आपको दिख रहा है वो ये शिवलिंग है। क्या आपको ये मंदिर का फॉर्म इसमें दिख रहा है? नाउ यू आर गेटिंग हाउ दिस इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी जो शिवजी की शिवलिंग फॉर्म हुई है वो बर्फ की है। कैसे हुई है? ये फ्लूइड का ही तो मोशन है जो ऐसे जम गया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। लाइक आई टोल्ड यू, माउंटेन्स जैसे आप देखते हो, माउंटेन्स सॉलिड फॉर्म नहीं होते हैं, माउंटेन्स फ्लूइड फॉर्म होते हैं। क्योंकि प्लेट्यू टकराते हैं वो बनता है, प्लेट्यू भी तो फ्लो करते हुए आता है ना, टकराता है तो बनता है। देर इज अ फ्लो इन द ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आप इस तरीके भी देख सकते हो कि दो लहरें आपस में जब ऐसे टकराती है तो वो भी फॉर्म करती है, भले ही वो टेम्परेरी फॉर्म करती है। और ये परमानेंट फॉर्म, ऑल्दो ये भी परमानेंट नहीं है, कुछ बहुत हजारों साल बाद ये भी कुछ बदलेगा, बट अभी हम मान लेते हैं कि ये माउंटेन्स परमानेंटली फॉर्म्ड है, पर जो तरीका है फॉर्म होने का वो सेम है। ओके, सो जो माउंटेन्स का आप ये देख रहे हो, ये रिदम पे है, और ये ऐसे ही नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। माउंटेन्स हो चाहे ये क्लाउड्स हो, okay, anything in this picture, be it positive space, be it this negative space, nothing is abstract, everything is fractal geometry। फ्रैक्टल ज्योमेट्री के बेसिस पे ये बना है और ये रिदम में है। एंड यही सेम माउंटेन का आपको फॉर्म दिखेगा टेम्पल्स में, if you are able to see this and match, look, it is the same form, smaller triangle, bigger triangle, then flow again, here also smaller triangle, bigger triangle. So these are liquid forms in architecture, okay, and these are created by fractal geometry. There is always a flow. Again you can see mountains, triangle, triangles, and triangle. Here also you can see triangles, triangles, triangles. You'll always see in temple कि कोई कोई शिखरा ज्यादा ऊपर है, कोई कोई शिखरा छोटा है,
डू यू सी द सेम थिंग इन द माउंटेन, कि कोई माउंटेन ज्यादा ऊंचे हैं पीक्स, कोई कम ऊंचे हैं. ओके, यू सी द सेम थिंग, सेम लिक्विड पैटर्न. ओके, सो ये जो मेगा ज्योमेट्री है सेम माउंटेन्स जैसी है, एंड माइन्यूट ज्योमेट्री आपकी अलग अलग कल्चर से अफेक्ट होते हुए आ रही है. ठीक है, बट वो भी एक, आप माइन्यूट ज्योमेट्री में भी जाओगे तो वो भी आपको माउंटेन्स जैसी ही मिलेगी. जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, इसमें ज्यादा क्लियर है, इसमें ज्यादा बोल्डली बना हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा समझा सकती हूँ कि होल ट्राइंगल एंड पार्ट ट्राइंगल्स. ओके, तो आप अगर बहुत माइन्यूटली स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, इन सब स्ट्रक्चर को भी, तो आपको इनमें भी ये चीज ही दिखेगा कि जैसा होल है वैसा माइन्यूट है, और जैसा माइन्यूट है वैसा होल है. ओके, ये यूनिवर्स का लॉ होता है, जो हम इस बॉडी में है यही तो यूनिवर्स में भी आपको मिलेगा. जो भी आपको यूनिवर्स में ढूंढना है आपको अपनी बॉडी में मिल जाएगा. वही सेम चीज आर्किटेक्चर में एज अ इन्वेंटर आर्किटेक्ट सोचता है. ओके, here also you can see triangular, different types of triangle, different types of shikharas. Okay, triangular forms. Okay, the main focus is not that these are triangles. The main focus is that it's a fluid form, and how it's fluid I showed you. That कि शिवलिंग पे अगर हम जल प्रवाह करते हैं तो कैसे वही फॉर्म होता है. नाउ यू कैन सी, वो अभी तक ये जो हम कर रहे हैं ये हिंदुइज्म आर्किटेक्चर है. ठीक है, बुद्धिज्म में फ्लूइड फॉर्म आपको कैसे दिखेगा. ये एक बुद्ध स्मृति पार्क में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अंदर बुद्धा की मूर्ति है. ओके, एंड दिस इज इन पटना. ये आप पानी के रिपल्स फॉर्म होते देख रहे हो और बीच में ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता देख रहे हो. क्या ये सेम चीज आप देख रहे हो कि पानी के रिपल्स है, सेम चीज, एंड बीच में ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है एज अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. नो, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी नॉलेज या थॉट एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं, मोस्टली किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने मुझसे क्वेश्चन करा या कुछ पूछा या डाउट करा तो मेरा ध्यान उस पे गया. तो ये बात भी मुझे यूपीएससी एस्पिरेंट ने ही कही कि नयन लुक, दिस इज नॉट अ क्लासिकल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर. ओके, इट इज समथिंग एल्स. सो उस समय मैं उसको बता नहीं पाई क्योंकि उसको बेसिक पढ़ाया गया है, लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. बट आर्किटेक्ट्स को ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइक दिस वीडियो इज फॉर फोकस्ड फॉर ग्रेजुएट आर्किटेक्ट्स. तो आप ये बात समझ पाएंगे कि कैसे यूनिवर्सल फॉर्म अचीव किया गया है यहाँ पे. ओके, इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी, ओके, इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी दैट बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लामिक, वो छोड़ के सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स, and community is limited to people of that particular mindset. Okay, people believing a particular belief system. Okay, so you can see the what, like here you can see this water thing, form of water, and same thing you can see here. So Hinduism you must have seen that triangular, and in Buddhism you must have seen circular and a center. Okay, a center and this circle. एंड ये बात बहुत कॉमनली आप सबको पता होगी कि बुद्धिज्म में सर्कल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. जैसे हम कर्मा भी कहते हैं तो वी यूज सर्कल. नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ विपश्यना इन पटना. नाउ अब हम एक केस स्टडी करेंगे जहां पे सेम बुद्धिज्म से रिलेटेड बिल्डिंग बनाई गई है एंड उसमें बोथ सॉलिड फॉर्म और फ्लूइड फॉर्म यूज किया गया है, जबकि बुद्धिज्म इज फ्लूइडिटी, राइट, बट सॉलिड फॉर्म भी यूज किया गया है. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बाउंड्री शेयर करती है इस बिल्डिंग से, जो अभी अब तक आप देख रहे थे, जो बुद्ध स्मृति पार्क का स्ट्रक्चर देख रहे थे,
ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, मतलब फ्लो में है, फ्लूइड फॉर्म में है ये, ओके। बट ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म एक रिलीजन है, ये विपश्यना है। When we say Buddhism, we are talking about a community who believes in Lord Buddha, yeah, worships Lord Buddha. But Vipassana is not worshipping any god, any god. Okay, it's about a technique Buddha used to do to meditate. It's learning that technique. Means ये universal है. Vipassana is a universal thing. It's not a community thing. Remember, I told you that this structure is not a classical Buddhist architecture. This is the reason that Vipassana, ये structure Vipassana का है, and Vipassana is not Buddhism. Vipassana is a universal meditation technique, and Buddhism is a religion. पर क्यों बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है इस पे? क्योंकि वो जो टेक्निक है वो लॉर्ड बुद्धा ने ही तो अपनाई थी एनलाइटमेंट के लिए, जिस टेक्निक से उनको एनलाइटमेंट मिली थी, ओके। सो दिस यू कैन सी इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे विंडोज देखो कितने कम है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना ओपन एरिया है। क्या कहा जाता है जनरली आर्किटेक्चर में? बहुत ही कॉमन चीज ये कही जाती है कि अगर आप जितनी मैक्सिमम विंडो दे सको उतनी मैक्सिमम विंडो दो, ताकि मैक्सिमम इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से हो सके, आप मैक्सिमम नेचर के क्लोज रह सको, मैक्सिमम सनलाइट आ सके, मैक्सिमम एयर वेंटिलेशन हो सके, और मैक्सिमम डे लाइट हो सके, ठीक है। यहाँ पे इतना स्पेस है, इतनी जगह है, सब है, फिर भी कुछ नहीं है, छोटे छोटे विंडोज हैं। क्यों? क्योंकि अब हम समझेंगे कि बिल्डिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब एक आर्किटेक्ट एक साइकोलॉजिस्ट कैसे होता है, ओके। सबसे पहले समझते हैं ये बनाया किसने है, क्योंकि सिर्फ आर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेंशन आर्टिस्ट करता है, तो आर्टिस्ट जब खुद एक आर्ट बन जाता है तब वो एक इन्वेंशन करता है। द आर्किटेक्ट इज विक्रम लाल, इनका होम टाउन पटना है, ओके। ये विपश्यना का इंस्टीट्यूट है, उसकी बिल्डिंग की फोटोज है, और आप देख रहे होंगे सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। इस बिल्डिंग से शेयर करता हुआ ये स्ट्रक्चर है, सेम आर्किटेक्ट विक्रम लाल ने बनाया है, सेम कल्चरल सेंटर का पार्ट है, ये भी विपश्यना का पार्ट है, ठीक है। और ये फ्लूइड फॉर्म में है। क्यों? पहले मैं ये भी बता दूं कि विक्रम लाल इज नो मोर, ही पास्ड इन 2020, बट ही इज a very recognized architect. He has done a lot of work and one of my favorite architect. So अब देखते हैं कि क्लासिक कैसे नहीं है। आप यहाँ पे हर्मिका देख रहे हो, नहीं है यहाँ। तो तुरान देख रहे हो, तुराना नहीं है यहाँ, कोई ऐसी एंट्रेंस नहीं बनी है। बहुत फ्लूइड वे में, एक स्पाइरल वे में आप पहुंचते हो इस ये के सेंटर तक, और वही तो रियलिटी है ना, कोई भी इंसान स्पाइरल वे में पहुंचता है। आप देख रहे हो, मैं अभी तक हिंदुइज्म की बात करी और मैंने बुद्धिज्म की बात करी, मैंने दोनों में एक चीज बहुत ही कॉमनली बोला, फ्लो फ्लो फ्लो। वही कोर है, हिंदुइज्म का भी कोर फ्लो है, बुद्धिज्म का भी कोर फ्लो है। बुद्धिज्म एक ब्रांच हुआ ना हिंदुइज्म का, ठीक है। तो फ्लो ही अचीव करना है। और विपश्यना का फ्लो से क्या ताल्लुक है, दिस लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये उस टॉपिक के अंदर मैंने वीडियो बनाया, तो ये बता दूं आपको, क्योंकि बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस बिहार है, एंड सो बिहार बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से, और बुद्धिज्म की चीजों से। काफी टूरिस्ट प्लेस भी बिहार में है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर हम अभी केस स्टडी कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, बट क्लासिकल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर नहीं है। ये आपको रेयर एग्जांपल मिलेगा कि समथिंग विच इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बट नॉट क्लासिकल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। जनरली आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनाने बोला जाएगा तो आप ये सारी चीजें बनाओगे, हर्मिका बनाओगे, तुराना बनाओगे, ओके, सब कुछ बनाओगे, बट दिस इज नॉट क्लासिकल।
Plus, architecture is located in capital of Bihar, Patna. You know that बीपीएससी के एग्जाम है, तो पटना का जितना ज्यादा आप आर्किटेक्चर कवर कर पाओ उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके क्वेश्चंस में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और पाटलिपुत्रा कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर दैट स्प्रेड बुद्धिज्म। मौर्यन पाटलिपुत्रा का हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा स्पेस रहा है, बहुत ही हाई पोजीशन रहा है, कैपिटल हुआ था वो मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर अशोकन एम्पायर में अशोका ने बुद्धिज्म स्प्रेड करा था, ओके। And designed by Vikram Lal, he is from Patna, gained huge recognition in architecture. Vikram Lal के बारे में ये बता दूं मैं, he has done a deep study and written books on this Buddhist architecture. He has studied it very thoroughly. इनका काफी नाम है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। तो इन्होंने जब ऐसा करा कि क्लासिकल से शिफ्ट होके यूनिवर्सल फॉर्म किया विपश्यना के लिए, सो ये बात नोटिस करने की है। जनरली कोई भी बुद्धिज्म का चीज बनाएगा वो सीधे क्लासिकल बुद्धिज्म या क्लासिकल एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स उठाएगा और वैसे बना देगा, बट ही डिड नॉट डू दिस, ही इवॉल्व्ड द फॉर्म। फॉर्म इवॉल्व क्यों हुआ इसकी आप साइकोलॉजी समझो। सबसे पहले तो ये ब्रूटल आर्किटेक्चर हुआ। ब्रूटल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें विंडोज आप देखो कितने कम है। सबसे पहले आप समझो कि सॉलिड ही क्यों हुआ। सॉलिड आर्किटेक्चर इसलिए हुआ, आप देखो कि जो अंदर ह्यूमन है उसका इंटरैक्शन कटा हुआ है बाहर दुनिया से, कोई इंटरैक्शन नहीं है इसका बाहर दुनिया से, इसको कुछ नहीं पता। विंडोज कितनी कम है, और ये विंडोज पे शायद ही कोई इंसान खड़ा होता होगा बाहर देखने के लिए, ओके। यहाँ पे भी देखो विंडोज आप कितनी हाइट पे है। ये तो किचन एरिया है इसलिए विंडोज है, बट मेन जो ह्यूमन फंक्शन है इस बिल्डिंग में होता है, और यहाँ पे विंडोज नेग्लिजिबल है, ओके। तो ये क्या मेंटल स्टेट है? विपश्यना इज अ प्लेस और अ टेक्निक इन विच यू हैव टू सी विद इन योर सेल्फ, ओके। ये इंस्टीट्यूट है विपश्यना लर्न करने का, और वो जो स्कल्पचर है और सॉरी जो आर्किटेक्चर है बुद्धा स्मृति पार्क में, वो रिजल्ट है, ओके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज विपश्यना so that you can relate vipassana to its building. Now this picture you can see, don't consider it as Lord Buddha, consider it a normal human as a student of vipassana, okay. So like I told you, human being work on senses, no, architect works on human being senses. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईज, ईयर, स्किन, माउथ, नोज। विपश्यना में कौन सी सेंसेस काम करते हैं या फिर किन सेंसेस को एक्टिव रखा जाता है? वो है आपकी ब्रीथिंग, नोज, स्किन फॉर सेंसेशन, ओके। बाकी सेंसेस को ऑफ रखा जाता है। अब कान को बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, तो ये जो थिक वॉल है इट क्रिएट्स बैरियर, नॉइज पोल्यूशन खत्म करता है, ओके। आप इसको नॉइज बैरियर बोल सकते हैं। आंखें बंद रखते हैं तो हमारे विजुअल सेंसेस बंद हो जाते हैं। विपश्यना में जब आपको मेडिटेशन पोजीशन पे बैठना होता है तो आपको ऑल टाइम अपनी आंखें बंद रखनी होती है, चाहे आप कितना भी रेस्टलेस फील कर रहे हो फिर भी आपको आंखें बंद रखनी होती है। माउथ पे आ जाते हैं। विपश्यना में जब 10 दिन की आपको विद्या मिलती है कि सिखाया जाता है कि कैसे विपश्यना करना है, तो आपको 10 दिन तक किसी से बात नहीं करना होता है, इशारों में भी बात नहीं करना होता है, तो इंटरैक्शन बंद रहता है। सो आप देख रहे हो विजुअल इंटरैक्शन बंद है, नॉइज साउंड इंटरैक्शन बंद है, और माउथ इंटरैक्शन बंद है, यानी वॉइस इंटरैक्शन बंद है। तो ये बिल्डिंग, अब आप जब बैठे हुए हैं विपश्यना की पोजीशन में तब आपकी आंखें बंद है, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तब तो आपकी आंखें खुली है। आप मेडिटेशन हॉल से उठ के अपने रूम में जा रहे हैं, रूम से लंच करने जा रहे हैं, तो आपकी आंखें खुली है, तो आप विंडो के बाहर देख सकते हैं, राइट। इसलिए जब आपकी आंखें खुली हो तब आपकी बाहर की दुनिया से कोई विजुअल इंटरैक्शन नहीं हो पाए, इसलिए दिस इज ब्रूटल आर्किटेक्चर। इसको एक तरीके से ब्रूटलिज्म ही कहेंगे कि आपको बंद कर दिया जा रहा है ताकि आपका कोई इंटरैक्शन नहीं हो पाए।
अब आप समझिए कि कोई इंटरेक्शन क्यों नहीं हो, क्योंकि आप जब भी नॉर्मल मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपको ध्यान लगाने में वक्त लग जाता है, क्योंकि आपका जो भी रिसेंटली हुआ है चीजें वो आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। सो जब आप रोज अगर इंटरेक्ट करते रहेंगे तो रोज वो चीजें दिमाग में घूमेंगी। तो आप एक स्टॉप लगाते हैं विपश्यना में कि हाँ, आज तक मैंने वर्ल्ड से इंटरेक्ट किया, अब मैं वर्ल्ड से एक डिफरेंट पाथ ले रहा हूँ। ठीक है। तो आप जब अब मेडिटेशन में बैठते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी मेमोरीज फेड करती जाती है और आपका ध्यान जहां होना चाहिए वहां आने लगता है। और विपश्यना में पहले आपका ध्यान ब्रेथ पे लाया जाता है। ओके। देन आपके सेंसेस पे लाया जाता है, यानी स्किन सेंसेशंस पे लाया जाता है। उसके बाद आप स्किन के अंदर भी जाते हैं, पर अभी मैं स्किन सेंसेशन और ब्रेथ तक की ही बात करूंगी। ओके। और स्किन सेंसेशन में भी आपको अपनी स्किन पे जो सेंसेशन हो रही है वो फील करना होता है। आपको धूप की वजह से सेंसेशन नहीं फील करना है, हवा चलने की वजह से नहीं वो आपको टच कर दी धूप, आपने फील कर लिया, ठीक है। हवा चल रही है, फील कर लिया, ठीक है। पर जितना हो सके आपको एक्सटर्नल सेंसेशंस, आउटर वर्ल्ड से ली गई सेंसेशंस अवॉइड करनी है। आप सोचिए, आउटर वर्ल्ड से ली गई सेंसेशन इतना ज्यादा अवॉइड करना है कि आपको ओम भी नहीं बोलना है या फिर कोई भी, क्योंकि ओम में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है। ओके। तो वो एक वर्ड का आपने सपोर्ट लिया वाइब्रेशंस के लिए, और यहाँ आपको इंटरनल वाइब्रेशंस फील करनी है। इसमें आपको इंटरनली अपने अंदर ट्रैवल करना होता है। इसीलिए इसकी बिल्डिंग ऐसे बनाई जाती है कि आपका आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब आप सोचेंगे कि लॉर्ड बुद्धा तो आउटसाइड वर्ल्ड में होते थे, लेकिन बुद्धा आउटसाइड वर्ल्ड में होते थे, सिद्धार्थ गौतम आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं होते थे। सिद्धार्थ गौतम ने बिल्कुल इसी पोजीशन में अपने आप को कितनी गुफाओं में रखा, कितनी जगह रखा, बिफोर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। बुद्धा कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है। अगर आपने एनलाइटमेंट अचीव कर ली तो आप बुद्धा हैं। सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटमेंट अचीव कर ली तो वो बुद्धा है। तो बुद्धा इज ए स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, राइट। और उसके लिए पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो ये वो बिल्डिंग है जिसने एनलाइटमेंट अटेन नहीं की है। दिस बिल्डिंग इज नॉट बुद्धा, दिस बिल्डिंग इज स्टूडेंट ऑफ विपश्यना, जो अभी तक लर्न कर रहा है। ओके। तो स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में गुजर, जैसे आप समझ लो आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तो 3 घंटे का ही होगा, ठीक है। पर आपको तैयारी तो साल भर करनी पड़ेगी ना। तो आप समझ रहे हो, एक स्टूडेंट के लिए लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट बनाई जाती है ताकि उसको ज्यादा वो सीख सके। यूपीएससी में तो लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको अनलिमिटेड पड़ता है। सेम पीपीएससी में, सेम बहुत सारे एग्जाम्स में, सेम आर्किटेक्चर में भी है। आपको नहीं पता कि आप एक जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो किस एरिया, जैसे पूरा बुद्धिज्म तो आर्किटेक्चर में नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी इस आर्किटेक्ट ने बुद्धिज्म को समझा, विपश्यना को भी समझा, और फिर ये बिल्डिंग बनाई। ओके। दिस बिल्डिंग इज ट्रूली रिफ्लेक्ट्स विपश्यना। अब इस बिल्डिंग में ही देखिए, इस बिल्डिंग में जो भी मूवमेंट होगी बिल्डिंग के अंदर होगी। कुछ भी आउटर मूवमेंट का ये नहीं है, कुछ भी बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन नहीं है। सेम विपश्यना के पोज में है, जो भी आपको मूव करना है अपनी बॉडी के विद इन मूव करना है, कोई बाहर की दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसलिए ये ब्रूटल आर्किटेक्चर यहाँ पे इस साइकोलॉजी से बनाई गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कठिन होता ही है। अब इसी बिल्डिंग में आप देखेंगे ये विंडोज बनी हुई है दूसरे साइड में बड़ी बड़ी, तो आप बोलेंगे नैन यहाँ तो मैक्सिमम स्पेस विंडो के लिए यूज हुआ है। आपको ये विंडोज दिख रही है, पर इस विंडोज में आप जब जाएंगे इस बिल्डिंग में तो ट्रांसलूसेंट फिल्म लगी हुई है। मतलब अगर आप चाहेंगे तो इस विंडो से ना आप बाहर देख सकते हैं ना आप अंदर देख सकते हैं। ये विंडो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट के लिए है। डिस्पर्स्ड डे लाइट और डिफ्यूज्ड डे लाइट इसमें ये होती है, इससे अंदर जाती है। कोई विजुअल इंटरेक्शन नहीं है, आप अंदर नहीं देख सकते, अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता, कोई विजुअल इंटरेक्शन नहीं है। ओके। नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ जो है इन सब के अंदर ना रैंप है, इसके अंदर रैंप है यहाँ पे, और आपको मिनिमल डे लाइट जितनी जरूरत है, जितनी ह्यूमन आई को जरूरत है डे लाइट की उतनी दी गई है। ये पछने की एक चीज है
विपश्यना आपको खाना प्रोवाइड करता है विदाउट मनी, विपश्यना इज फ्री, विपश्यना आपको खाना प्रोवाइड करता है विदाउट मनी, एंड आप जितना चाहें आप उतना खा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। और खाना बहुत ही अच्छा, मतलब 5 स्टार लेवल का खाना होता है विपश्यना का, एंड वेरी हेल्दी फूड एंड प्योरली वेजिटेरियन फूड। ओके, एंड आपको बहुत ही प्यार से वो लोग खाना देते हैं, बहुत ही प्यार से आपके लिए खाना बनाया जाता है। फिर भी विपश्यना में कहा जाता है ईट टू स्टे अलाइव, क्योंकि साधना पेट भर के नहीं होती। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो आप सो जाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप तप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा जितने भी ऋषि मुनु वगैरह तप करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फास्टिंग करें। और ये सिर्फ हिंदुइज्म या बुद्धिज्म में नहीं है, इस्लाम में भी फास्टिंग का रूल है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फास्टिंग। तो कोई आपको खाने के लिए मना नहीं करता, पर सजेस्टेड होता है ईट टू स्टे अलाइव। वही आप विंडोज में भी देखेंगे, मिनिमलिज्म, जितनी जरूरत है आंखों को उतनी ही लाइट अंदर जा रही है, बस जितनी जरूरत है डे लाइट की या फिर एक इंटरेक्शन की आउटर वर्ल्ड से, उतनी ही, 1% भी ज्यादा नहीं। ओके, तो अब आप समझ रहे हो, ये जो बिल्डिंग है आप समझो फ्रॉम सॉलिडिटी, यानी मतलब विपश्यना का ये स्टूडेंट है। ओके, ये सिद्धार्थ गौतम है एंड ये बुद्धा है। दिस इज बुद्धा एंड दिस इज सिद्धार्थ गौतम। जब आप ने एनलाइटमेंट नहीं अटेन कर ली होती है तब आप एक स्टूडेंट फेज में होते हो, तब आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है, आपको अपने आप को इस डिसिप्लिन में रखना होता है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन में रखना पड़ता है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सको। ठीक है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बदल जाता है, ट्रेन हो जाता है, तब आप आओ आउटसाइड वर्ल्ड में। तब आप आउटसाइड वर्ल्ड में आओगे तो आउटसाइड वर्ल्ड आपको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को उतना मजबूत बना लिया है, उतना ट्रेन कर दिया है। सो दिस इज सिद्धार्थ गौतम इन हिज लर्निंग स्टेज एंड दिस इज बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम व्हेन अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो आप देख रहे हैं ये सॉलिड है और ये फ्लूइड है। अब आपको मैं बॉडी वाइज समझाती हूँ सॉलिड और फ्लूइड क्या होता है। बॉडीज में ना हमारे अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तो एज अ सॉलिड हमें फील होते हैं। जब आप दुनिया के इंटरेक्शन से कट जाओगे, अपने अंदर ट्रैवल करोगे, तो आपको सॉलिड पॉइंट्स फील होंगे। ये सॉलिडिटी से हमें ये फ्लूइडिटी अटेन करनी होती है। ये बिल्डिंग में भी आप देख रहे होंगे, ट्रिगर पॉइंट से सॉलिडिटी टू फ्लूइडिटी। अब आप ये समझिए, मैंने आपको कहा था कि लेयर्स, यहां मैंने कहा था ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। इट इज द ट्रांजिशन अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूविंग सॉलिड लेयर और रिजिड लेयर्स। अब आप इसे आइस से समझिए, जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर टूटता जाएगा धीरे धीरे तो वो पानी बनता जाएगा, सॉलिड से फ्लो में आता जाएगा। जैसे जैसे ग्लेशियर की लेयर टूटती जाएगी, हम उस लेयर की टूटने की बात कर रहे हैं। ओके, सो आपकी बॉडी में अलग अलग ग्लेशियर टाइप, या आप समझ लीजिए आइस क्यूब टाइप्स पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स। तो इस स्टेज से हमें इस स्टेज में पहुंचना होता है, फ्लो स्टेट में। पूरी बॉडी में आपको फ्लो फील होगा जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो वही चीज इन बिल्डिंग्स में है, सॉलिड स्टेट से ये जो लेयर्स है, ये सॉलिडिटी, ये लेयर्स है, ये जो बिल्डिंग है ये लेयर है। ओके, आप आपको लगेगा कि विपश्यना आपको दुनिया से अलग कर रही है, नहीं। बट जब आप अपने अंदर ट्रैवल कर पाओगे, आप भी तो नेचर हो, जब अपने अंदर ट्रैवल कर पाओगे तभी आप नेचर से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेयर ब्रेक करने की बात हो रही है। ये जो आप ट्रॉमा का लेयर्स लेके चल रहे हो वो ब्रेक करने की बात हो रही है, और सच समझने की बात हो रही है, प्रेजेंट में रहने की बात हो रही है। ये हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं अलग अलग बॉडी में। अब आप समझो, जब हम विपश्यना करते हैं तो हम इस ट्रिगर पॉइंट से पास करते हैं, हम उस पर रुकते नहीं है। आप समझो, आप एक आइस क्यूब, 2 आइस क्यूब लो, एक आइस क्यूब पे आप अपनी फिंगर रखो तो आपको ठंड लगेगी, आइस क्यूब पिघलेगा, पर आपको बहुत ठंड लगेगी अपने फिंगर पे। दूसरा आइस क्यूब लो, उस पे अपनी फिंगर मूव करते रहो,
ओके आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आइस क्यूब भी पिघलता जाएगा. नाउ आइस क्यूब देयर इज एग्जांपल ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट्स. ओके तो इस तरीके से विपश्यना में फ्लो अचीव होता है. नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये बिल्डिंग ऐसी है एंड ये फ्लूइड फॉर्म में है. दिस बिल्डिंग इज प्रिपरेशन एंड दिस बिल्डिंग इज रिजल्ट. ओके आप यहाँ ट्रेन होते हो ताकि आप ये बन सको. सॉलिडिटी रिमूव करते हो, ये लेयर्स रिमूव करते हो, बैरियर रिमूव करते हो ताकि आप फ्लूइडिटी अचीव कर सको. जब भी आपकी ट्रिगर पॉइंट्स हटते हैं, जब आप नए मेमोरीज नहीं फॉर्म करोगे तभी तो आपकी पुरानी मेमोरीज हटेंगे ना. तो ये पुरानी मेमोरीज पे वर्क होता है, वो हटते हैं तब आप ये फ्लो स्टेट अचीव करते हो. और फ्लो स्टेट को जब आप मेंटेन कर पाते हो, नए ट्रिगर पॉइंट्स आ रहे हैं फिर भी, तब आप ये जाके ये फ्लूइडिटी अटेन करते हो. ओके सो विपश्यना इज एन एक्सपीरियंस. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. आप ये खुद से करेंगे तब आप समझेंगे. फॉर मी विपश्यना इज लेस फोर्स मोर फ्लो. ओके और आप जनरली रिलीजियस बिल्डिंग में देखेंगे, स्पेशली हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इट्स ऑलवेज अबाउट फ्लो. नाउ यू कैन सी यही फ्लूइडिटी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं. फ्लूइडिटी ये आप देखो सेम चीज आपको दिख रही होगी जो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये पुराने स्ट्रक्चर्स में सिर्फ हो रहा है. वही चीज आपको नए स्ट्रक्चर्स में दिखेगा. भले ये हिंदुइज्म से रिलेटेड बिल्डिंग नहीं है, ये होगा किसी चीज से रिलेटेड बिल्डिंग, पर आपको पानी का ही फ्लो दिख रहा होगा. आप यहाँ पे भी वो चीज देख पाओगे. आप बीच में शिवलिंग रखो, ओके ये सोर्स ऑफ वाटर है, ये पानी फ्लो कर रहा है, ये वेव्स बन रहे हैं. यहाँ आपको फिर से ये चीज दिख रहा है. ये स्पाइरल क्या है? स्पाइरल अगर आप ध्यान से समझोगे तो स्पाइरल वेव्स होते हैं और वेव्स फिर और माइन्यूट लेवल पे स्पाइरल्स होते हैं. ओके यहाँ पे भी आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा ट्रायंगुलर. यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा. ये विजुअल आर्टिस्ट का काम है. नाउ कमिंग टू गैशियस स्ट्रक्चर. ये एक्वाटिक सेंटर है. ये चाइना में है. इसको बबल बिल्डिंग भी आप कह सकते हो. तो जैसे मैंने कहा कि गैसियस स्टेट में अभी हमने पढ़ा फॉर्म में फ्लो में फ्लूइड में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका फॉर्म. और अगर ब्रूटल आर्किटेक्चर है, सॉलिड आर्किटेक्चर है, तो सबसे ज्यादा आपका मैटर करता है कि दुनिया से आपका इंटरेक्शन कितना कटा हुआ है. ओके सो गैसियस स्टेट में ना फॉर्म मैटर करता है ना इंटरेक्शन कटना मैटर करता है. इसमें मटेरियल मैटर करता है, यानी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मैटर करती है. फ्लूइड में सबसे ज्यादा मैटर कर रही थी व्हाट टू से मैथमेटिक्स. गैस में सबसे ज्यादा मैटर करेगी केमिस्ट्री. इसमें आपको गैसियस मटेरियल, गैसियस फॉर्म में जो बिल्डिंग बनी होती है वो गैसियस स्टेट में की बिल्डिंग होती है. जैसे ये बिल्डिंग, यू कैन रीड इट हियर अबाउट इट. सिमिलरली ये बनाया गया था और ये लंदन में बनाया गया था पवेलियन. ये भी मटेरियल यूज करके इसको गैसियस फॉर्म में बनाया गया था. अब गैसियस बिल्डिंग्स का मोटिव क्या होता है? A translucent inflatable structure blurs the boundary between interior and exterior. सॉलिड का जस्ट अपोजिट. सॉलिड आपका आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन काटता है. गैसियस स्ट्रक्चर आपको आउटर वर्ल्ड और आपकी वर्ल्ड को एक कर देता है. आपको जितना बैरियर, जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा बैरियर आपके बीच और आउटर वर्ल्ड के बीच खत्म कर देता है. ओके नाउ अगेन आप इसमें देख रहे होंगे इन दोनों का फॉर्म थोड़ा सिमिलर है. ये भी ट्राइंगल है और ये इनवर्स ट्राइंगल है, बट ये ब्रूटलिज्म है, मींस सॉलिड स्ट्रक्चर, और ये फ्लोई है. क्यों? क्योंकि इसमें आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन खत्म है.
Okay, so this is how we recognize solid, fluid and gaseous structure. अगेन ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, पर आप इसमें देख रहे हो मिनिमम इंटरेक्शन विद आउटर वर्ल्ड, मतलब जितनी जरूरत है उतनी। यहाँ पे भी तो लाइट है, डे लाइट, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा है। द पर्सन इज इन विपश्यना और द मेडिटेशन स्टेट, यू कैन से। ओके, सो इसी तरह विपश्यना में आप होते हो और आपको जितनी जरूरत हो उतनी इनडायरेक्ट लाइट मिलती है। आप बाहर की दुनिया नहीं देख सकते हो, आपको अपने अंदर ही देखना है। बस आपके अंदर ही आपकी पूरी दुनिया है, इतना ही सच है। जितना आप अपने अंदर देख पा रहे हो वही सच है, बाहर का कुछ भी सच ही नहीं है। सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि विपश्यना की वो बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ऐसी क्यों बनी, एंड वही सेम आर्किटेक्ट ने वही सेम विपश्यना के लिए दूसरी बिल्डिंग फ्लूइड फॉर्म में क्यों बनाई। अब हमने स्कल्प्टर समझ लिया, इन्वेंटर समझ लिया, अब हम साउंड इंजीनियर समझेंगे कि आर्किटेक्चर में साउंड इंजीनियर होना क्यों जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें मुझे कहनी है कि जब ग्लेशियर टूट के नदी बनती है, फ्लोई स्टेट में आती है, तो वो जिंदगी देती है, एक्वाटिक लाइफ, हमारी लाइफ, जबकि हम पानी में नहीं रहते हैं फिर भी। वाटर इज लाइफ आपने सुना होगा, क्योंकि फ्लो इज लाइफ। सिमिलरली जब आप अपने अंदर फ्लो अचीव कर लेते हैं तो आप भी दूसरों की जिंदगी को उतनी ही लाइवली तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो जब आप दुनिया से हट के ये विद्या प्राप्त करते हैं विपश्यना की, तो ऐसा नहीं होता कि वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आप जिसके अराउंड होते हैं उसको भी इफेक्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में। एंड एक चीज और है कि जैसे ये बिल्डिंग, एक सेकेंड, ये जो आपको स्टेट दिख रहा है, मुझे ये स्टेट ही इस बिल्डिंग में दिखती है। माइंड, बॉडी, लेग्स, मुझे एग्जैक्टली ये चीज इस बिल्डिंग में दिखती है। ये enlightenment attained form in this building. Legs like spiral, body transparent like glass, head, and this focus. Now moving forward, sound engineering. हाँ, अब आर्किटेक्ट्स को साउंड की इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है। आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, आप देखते हो लाइट्स लगी हुई है, मटेरियल्स लगे हुए हैं, ऐसे सिनेमा लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। हाँ, पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। लाइट्स की नॉलेज, ये हमें बताता है कि आर्किटेक्चर को लाइट्स की बहुत नॉलेज होती है, होनी भी चाहिए। ये मैंने लिखा नहीं कि लाइट इंजीनियरिंग, बट मुझे लिखना चाहिए था साउंड एंड लाइट इंजीनियरिंग, तो आप समझ जाओ। ये चीज आपकी आंखों को उतनी नहीं चुभ रही होगी। ये बहुत ही, जो लाइट की इंटेंसिटी है, ये एक लाइट बड़ी सी लगा देते हैं और खूब सारी इंटेंसिटी की लगा देते हैं ना, तो आपकी आंखों को चुभता है, पर ये आपकी आंखों को नहीं चुभ रहा है, ये आपकी आंखों को खूबसूरत लग रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लाइट इंजीनियरिंग इन अ वे कि आपकी आंखों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ विजुअल कॉम्पोजिशन, ये आपके क्वेश्चन में आएगा। लाइट इज अ बिग पार्ट ऑफ विजुअल कॉम्पोजिशन, ये बीपीएससी सिलेबस का पार्ट है। ओके, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट है, मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट का। बट क्या जो आपको दिख रहा है आर्किटेक्चर का काम वहां तक लिमिटेड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी आईज को इफेक्ट करने वाली सेंसेस हो गई। ओके, दिस डिजाइन अफेक्ट्स योर आईज, जो आप गए आपने देखा। नाउ कमिंग टू थिएटर, तो इसमें सबसे मेन काम क्या है। यहाँ पे भी लाइट में देखिए, अगर यहाँ पे लाइट में गड़बड़ी होगी ना तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे लाइटिंग की जाती है थिएटर्स में, ठीक है, कि ये लाइटिंग इसको ओवर पावर ना करे। ओके, आप हमेशा ये नोटिस करना कि इसकी लाइटिंग ज्यादा पावरफुल होती है स्क्रीन की। व्हाट एल्स, थिएटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक मल्टीप्लेक्स का साउंड, बहुत सारी मूवीज हॉल होते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, दूसरे में ना जाए।
इसलिए ये अकूस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ आती है साउंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा मटेरियल साउंड को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा मटेरियल साउंड को इनहेंस करता है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। और ये सिर्फ वॉल पे ही नहीं होती, रूफ पे होती है, स्क्रीन के सामने होती है, रूफ पे होती है, स्क्रीन के सामने होती है, वॉल पे होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द ये पूरा ही जो आप मटेरियल देख रहे हैं ना, सब में ये चीज सोचा जा चुका है कि ये साउंड को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एनहांस करेगी। ओके, हाउ इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस साउंड। सो देख लेते हैं मूवी हॉल में एक आर्किटेक्ट आपकी किस किस सेंसेस पे काम करता है। सबसे पहले तो आपकी आंखों पे काम करता है कि आपका एंगल विजन जो है, एंगल ऑफ विजन वो सही हो। और क्या बस यहां से नहीं, आप यहाँ बैठो, यहां से भी आपको वैसे ही दिखे जैसे इस सेंटर में बैठे बंदे को दिख रहा है, ये यहाँ पे बैठे बंदे को दिख रहा है। हर बंदे का एंगल ऑफ विजन सही होना चाहिए। इसके लिए आर्किटेक्ट एक बहुत ही क्लेवर चीज करते हैं, खासकर मूवी हॉल में। आप देखोगे ना, यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है, सो ये स्लाइटली कर्व्ड होता है। आपको इल्यूजन होगा कि आप स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हो, पर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठे हुए होते। अगर आप स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए होते तो आपको एंगल ऑफ विजन में बहुत फर्क पड़ जाता, क्योंकि स्पैन बढ़ जाता। ये जो स्पैन आपका दिख रहा है वो बढ़ जाता, प्लस आपकी स्क्रीन भी स्ट्रेट नहीं होती, वो भी कर्व्ड होती है। ओके, ताकि आपका एंगल ऑफ विजन यहाँ से जो है वही आपका एंगल ऑफ विजन यहाँ से भी हो, चाहे आप कहीं भी बैठे वो एंगल ऑफ विजन सेम आए। इसीलिए एंटासिस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं। वो आपके पार्थिनॉन में भी यूज हुआ था ग्रीक के टाइम में, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। नाउ ये सिंग जो एंशियंट टाइम यूज हुआ है वो यहाँ पे भी यूज हुआ है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो कर्व्ड होती है। ये मैं आगे आपको प्रूव करूंगी कि आपने कभी जिंदगी में स्ट्रेट लाइन देखी ही नहीं। अगर आपको कुछ स्ट्रेट दिख रहा है तो उसपे मैथमेटिकली वर्क किया गया है, ऑप्टिकल इल्यूजन अप्लाई किया गया है आपको वो स्ट्रेट दिखाने के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू फील कि आप स्ट्रेट बैठे हैं पर आप स्ट्रेट नहीं बैठे हैं। कमिंग बैक टू योर सेंसेस, आईज पे काम होता है, ईयर्स पे काम होता है कि आपकी अकूस्टिक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्स में जो मल्टीप्लेक्स को दूसरे स्ट्रक्चर से अलग बनाती है वो अकूस्टिक्स ही है, साउंड इंजीनियरिंग। कि आपकी साउंड, आपके मल्टीप्लेक्स की साउंड आप तक ही हो और क्लियर वॉइस आए, वॉइस इरिटेटिंग ना हो। ओके, ये मटेरियल्स के बारे में मैंने बताया, आगे मैं ज्योमेट्री भी बताऊंगी आपको। तीसरा आपके स्किन सेंसेस पे काम होता है। आपकी चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है, आप ऐसे एंगल पे बैठे हैं कि नहीं है कि आपको स्क्रीन दिख रहा है प्लस आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो। अब आप सोचो, ये चेयर्स ना ऐसे नहीं होती, कर्व नहीं होती, हल्की सीधी होती, तो आपको कर्व होके बैठ के स्क्रीन देखना पड़ता। सो दैट वुड बी पेनफुल फॉर योर बॉडी। अभी आप एक कर्व स्क्रीन देखते हो, कर्व में बैठे हुए हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप कर्व में बैठे हुए हो और कर्व स्क्रीन देख रहे हो। पर उस समय जब आपकी बॉडी कर्व होती है तब आपको पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में बैठना कितना ज्यादा पेनफुल होता है। सो आर्किटेक्ट्स वर्क टू मच ऑन मैथमेटिक्स। बीइंग एन आर्किटेक्ट, अगर आपको कोई कहे कि आपका नॉर्मल मैथ से काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा। आर्किटेक्चर की डिग्री ही मैथमेटिक्स पढ़ने से मिलती है। सो ये आपके तीन सेंसेस हुए, ईयर हो गया, आईज हो गई, स्किन हो गया। ओके, माउथ चुप रहना बेटर ही है, इसीलिए आपकी माउथ पे तो काम नहीं करता है मल्टीप्लेक्स, लेकिन टंग पे जरूर काम करता है, मतलब टेस्ट पे। कि जो फूड कोर्ट्स वगैरह बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि आप मूवी देखते देखते वो खाए, और इसलिए वो खाने के लिए ये होता है क्योंकि आपके माइंड को लगता है कि, आपके माइंड ब्लफ होता है जब आप खाते हैं, आपको माइंड को फील होता है कि आपने कुछ काम किया है। तो जब आप मूवी देख के निकलते हो तो आपको ऐसा नहीं फील होता कि दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको लगता है कि हाँ मैंने एक प्रोडक्टिव काम किया है। ऐसे आपके माइंड को ब्लफ किया जाता है। तो आपकी आईज पे काम हो गया, आपकी ईयर्स पे काम हो गया, आपके टंग पे काम हो गया, आपकी स्किन में काम हो गया, बचा क्या? ब्रेथ। तो सांस तो आप हर जगह ले रहे हो। यहाँ कोशिश की जाती है कि फाउल स्मेल ना हो, क्योंकि देखो आप ये इनक्लोज्ड एरिया है,
बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ फाउल स्मेल हो जाए। ओके, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि सीक्रेट वेंटिलेशन हो, बहुत ही छोटी छोटी जगह से वेंटिलेशंस होती रहती है, डक्ट सिस्टम HVAC होता है, वो सर्विसेज कहलाती है, उस पे भी आर्किटेक्ट काम करते हैं। तो मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल ऐसी जगह है जहाँ पे आर्किटेक्ट्स आपकी पांचों सेंसेस पे काम करते हैं। नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि जब मैंने कहा साउंड इंजीनियर, तो किस तरीके से साउंड इंजीनियर है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी स्मेल पे भी काम किया जा रहा है कि रूम में, बंद रूम है तो कुछ जमा ना हो जाए, स्मेल जमा ना हो जाए, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगी। तो इतनी बारीक तरीके से इतना सोचना पड़ता है आर्किटेक्ट को। आप ये नहीं कर सकते कि आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बना दी या स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं। हमने तो ये भी देखा ना कि आप सांस ले रहे हो तो आपको अच्छी हवा आ रही हो, आपको महक या गंदगी नहीं आ रहा हो सूंघने में, ठीक है, तो वो तो हमारा काम नहीं था ना, मतलब है तो हमारा ही काम, पर जब आप बोलते हो कि सिर्फ बिल्डिंग बनाई, तो आप समझो कि उसमें ये भी आता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट का काम है ना। अभी तक हमने मटेरियल की बात की थी, अब आप समझो ज्योमेट्री भी वैसी होनी चाहिए कि वो साउंड को कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। यू नो कभी कभी हमारी आवाज गूंजती है, एक ही आवाज दो दो बार, तीन तीन बार सुनाई देती है, तो क्यों हो रहा है, वैसी ज्योमेट्री होती है। ओके, तो जब आप देख रहे हो कि जब ऐसा एम्पी थिएटर बनता है तो इतने सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसके बाद स्पेसेस होते हैं, फिर ब्लॉक्स होते हैं, तो क्या हो रहा है, बफर जोन क्रिएट भी हो रहा है और ज्योमेट्री में ब्रेकेज आ रही है। यू कांट वर्क विद द सेम मटेरियल ओवरऑल, समझ रहे हो, एक डिस्टेंस पे है पीछे वाला पार्ट, फिर आगे पास है, तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मटेरियल को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे साउंड होता है, एक बहुत सारे स्पीकर होते हैं, साउंड गूंज भी तो सकता है, मतलब साउंड इतने ये इस स्पीकर से इस स्पीकर से, मतलब साउंड की आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो फाइट भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर का काम तो आर्किटेक्ट ने किया, मटेरियल और ज्योमेट्री, इनफैक्ट जो छत पे आप ये जो ज्योमेट्री देख रहे हो, वो भी साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वजह से, ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है साउंड को मूव करने में। ओके, और यहाँ पे आपको नॉन आर्किटेक्चरल साउंड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमारा कोलैबोरेशन होता है। साउंड इंजीनियर आप समझ गए, इसमें आप ये भी समझ जाओ लाइट इंजीनियर भी होता है, जो मैं आपको डिटेल में नहीं बताया, बट ये बहुत कॉमन चीज है, ये पता ही होता है जनरली लोगों को। इन्वेंटर आप समझ गए, स्कल्प्टर आप समझ गए, एनवायरमेंटलिस्ट देख लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी, आपको ये जो पार्ट है BPSC सिलेबस का, इस पार्ट का ये आंसर है। सस्टेनेबिलिटी तो सबसे पहले आर्किटेक्ट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स है, कार्बन फुटप्रिंट है। ओके, एंड कहीं भी किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए भी स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो बहुत ये आर्किटेक्चर का पार्ट ही है, मतलब स्टडी ही है कि आपको क्लाइमेट का ख्याल रखना है, आपको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, आपको सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनानी ही है। अब ये एक स्कूल बनाया गया है, ओके, और सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप अपने दीवारों पे घास फूस या पेड़ लगा दे या ट्रीज कर दे या बिल्डिंग को ग्रीन ही कर दे, ठीक है, या फिर वाइट बिल्डिंग ही बनाए, नहीं। वो मटेरियल डिपेंडेंट भी होता है, और सस्टेनेबिलिटी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कितना बायोडिग्रेडेबल है, या आपका मटेरियल कितने जनरेशंस यूज कर सकती है। ओके, so this is a school, Moving Water Earth School in Senegal. Water is the center of this proposal for a secondary school built with and in response to the earth around it. Harnessing the energy and utility of natural earth elements, the design employs various strategies to create a continuous closed loop of sustainable system. Okay, आप देख रहे होगे ना कि मटेरियल बहुत ही सस्टेनेबल है, वो तो आप समझ रहे हो, ठीक है। इसमें ना एक साइकोलॉजिकल थिंग भी ऐड करना चाहती हूँ, पहले आप इसका फेजेस देख लो।
कंपैक्टेड अर्थ फ्लोर बने। पहले तो ये जियोपॉलीमर सीमेंट से फाउंडेशन इसका बना, फिर कॉम्पैक्टेड अर्थ फ्लोर पेवमेंट बना, फिर कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक वॉल्स बना। कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक वॉल्स एंड वाटर कैचमेंट फेज 4 में हुआ। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर पे सिविल इंजीनियर ही काम करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर का पार्ट है, बट हेयर इट इज द वर्क ऑफ आर्किटेक्ट। कितने आर्किटेक्ट होते हैं उनको स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। तो बिल्डिंग लोड कितना ले रहा है, कितना ले पा रहा है, उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर की हेल्प ली। बट जो ये वॉल, जो हॉलो वॉल दिख रहा है या कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक वॉल दिख रहा है, वो आर्किटेक्ट का काम है। वॉल्स हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं डिसाइड करता, खासकर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। वॉल्स कभी कभी आप देखते हो कि ईंट की वॉल नहीं होती है, शीशा लगा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि वो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, लोड कॉलम पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिसाइड किया, पर वॉल कंप्रेस्ड होगी या हॉलो होगी या परफोरेटेड वॉल होगी, ये आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट पे बेस्ड आर्किटेक्ट ने बनाया, कि एनर्जी एफिशिएंट बनाया, कि अगर वो वार्म क्लाइमेट है तो कूल रह सके स्ट्रक्चर, कूल क्लाइमेट है तो वार्म रह सके स्ट्रक्चर। तो ये बॉडी की सेंसेस पे काम सोच के, स्किन सेंसेस पे काम करके आर्किटेक्ट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ की वॉल कैसी होगी, क्योंकि आपका वॉल ही टेम्परेचर ये करता है, कोऑर्डिनेट करता है। आपकी वॉल के थ्रू ही आपके घर का टेम्परेचर चेंज होता है, ओके। और फिफ्थ, कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक रूफ, ये सारे क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है और लोकल मटेरियल है ही, इसलिए सस्टेनेबल है। पॉलीकार्बोनेट ऑकलिस सील विथ टिम्बर फ्रेम। ऑकलिस क्या होता है? ऑकलिस पहले भी बनाया जाता था रोमन आर्किटेक्चर में। दिस पार्ट, दिस राउंड पार्ट दैट यू आर सीइंग, दैट इज कॉल्ड ऑकलिस। ये आपने बहुत ज्यादा पुराने आर्किटेक्चर में भी देखा होगा, यहाँ पे राउंड रहता है, यहाँ से लाइट आती रहती है, डिवाइन लाइट, दैट्स ऑकलिस। तो ये नेचुरल लाइट के लिए है, अगेन एनर्जी एफिशिएंट। द थिंग इज कि पहले स्कूल्स कैसे बनना, मतलब मैंने बहुत सारे स्कूल्स देखे हैं, लोग बस स्कूल खोलने के लिए, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली, एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस इनटू लाइट कि आप बस स्कूल खोलने के लिए स्कूल मत खोलिए। स्कूल विद्या का मंदिर है, ओके। वहां बच्चे आते हैं, बच्चों का ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, इजिली ट्रॉमेटाइज हो जाता है, इजिली कंडीशनड हो जाता है। आप लोग बस बिजनेस चलाने के लिए स्कूल खोल लेते हैं, वो गलत है। आप ये नहीं समझते कि आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा कितना बड़ा पार्ट है स्कूल का। स्कूल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और ये जो स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, नए स्कूल्स बना दे रहे हैं यूं ही, उनको समझ नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स देखे हैं मैंने कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया उनके स्कूल्स देखने के लिए, एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई सेड ये तो जेल है। नो सफिशिएंट आउटर लाइट्स, ओके, सफोकेटिंग बिल्डिंग्स। बस एक घर जैसे नहीं बनाते थे पहले, बिल्डिंग बना दिया, 4 विंडो लगा दी। नहीं, स्कूल इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर एंड कल्चरल स्पेस या रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर या कमर्शियल आर्किटेक्चर अलग होता है। बच्चे स्कूल में अपने डे का, घर के अलावा जहां बच्चे एवरी डे, आप सोचो कम से कम क्लास 12 तक आप स्कूल में रहते हो, तो आप अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा स्कूल में बिता रहे हो, तो वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट का कितना बड़ा पार्ट है। सो स्कूल का जब स्ट्रक्चर रिजिडिटी दिखाता है ना, तो वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, ओके। So you need to really hire a good architect when you are planning to open a school. Just because आपका business है, आप स्कूल मत खोल दीजिए, okay? आप इसमें देख रहे होंगे ये बच्चे कितने हैप्पीली डे लाइट में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आप देखो लाइट आ रही है, पर उतनी ही लाइट आ रही है जितने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, ओके। अब स्कूल में एसी लग रहे हैं, या फिर कितने स्कूल में एसी नहीं है तो बच्चे गर्मी में रहते हैं, कितने बच्चे जब एग्जाम देते रहते हैं तो विंडो से उन पे धूप पड़ती रहती है, मैंने ये सब देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए, एंड बाय आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वो आर्किटेक्ट, जैसे अभी विक्रम लाल के बारे में मैंने इतना कुछ आपको बताया, उन्होंने डिजाइन किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, स्पेशली जूनियर विंग। मैं
छोटी थी तब तो मैं आर्किटेक्ट नहीं बनी थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर हाउ माई सेंसेस वर रिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रक्चर। बहुत ही फ्लोई जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, जो प्लानिंग थी, बहुत ही फ्लोई थी। बहुत ही फ्लोइंग स्टेट में मेरे स्कूल को डिजाइन करा था आर्किटेक्ट विक्रम लाल में, थैंक्स टू हिम। मैं जब भी कॉरिडोर में चलती थी, मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि देयर इज अ कॉर्नर, मुझे फ्लूइडिटी फील होती थी, फ्लो फील होती थी सबकॉन्शियसली। तब मुझे इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बट आई नाउ व्हेन आई थिंक बैक, मुझे समझ में आता है कि मुझे उस बिल्डिंग में इतना स्ट्रक्चर में इतना अच्छा क्यों लगता था। ओके, एंड व्हेन यू ऐड फ्लूइडिटी इन योर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो वो लिमिटलेस माइंड की लिमिट को खत्म करता है, मतलब वो लिमिटलेस बनाता है, क्रिएटिविटी को इनवाइट करता है। ओके, बैरियर्स को खत्म करता है। सो डीपीएस पटना जूनियर विंग इज अ ग्रेट एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का। मेरा बचपन इतने अच्छे स्ट्रक्चर में बीता है, इतने अच्छे स्कूल के स्ट्रक्चर में बीता है। सो आई जस्ट विश कि बाकी बच्चों को भी वो चीज मिले, क्योंकि मुझे एज एन आर्किटेक्ट भी और एज अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी पता है कि स्ट्रक्चर कितना ज्यादा आपकी मेंटालिटी को अफेक्ट करता है। बच्चों को रिजिडिटी मत दीजिए, डिसिप्लिन दीजिए और फ्लो दीजिए। बिजनेस के नाम पे रिजिडिटी इन मासूम ब्रेन्स को देना आप बंद करें। आर्किटेक्ट विक्रमलाल ने और भी इंस्टीट्यूट्स पे काम करा है, जैसे हैदराबाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस पे, बुद्धा स्मृति पार्क, ये तो आपको पता ही है। ओके, और साइकोलॉजी। इन एनवायरमेंटलिस्ट आप समझ गए, इसमें आप इन्वायरमेंट में आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन भी तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, वही तो इन्वायरमेंट है। ओके, ये समझ गए आप, स्कल्प्टर समझ गए, इन्वेंटर समझ गए, साउंड इंजीनियर। साइकोलॉजिस्ट में आप वो समझ सकते हैं जो विपश्यना का मैंने एग्जांपल दिया, कि कैसे विपश्यना को समझ के आर्किटेक्ट विक्रम लाल ने दो बिल्डिंग एडजेसेंट बनाई, एक रिजिड एक फ्लूइड। रिजिड तो नहीं बोलेंगे, डिसिप्लिन्ड बोल देंगे, एक डिसिप्लिन्ड एक फ्लूइड। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। थैंक यू।